हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑनलाइन इंस्पायर्ड विजन में। आज हम लोग क्लास 10th का साइंस का एमसीक्यू सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं और ये सीरीज़ आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। तो इस सीरीज़ में आप पूरा वीडियो एक प्लेलिस्ट में बना दिया जाएगा, आप पूरे वीडियो को देख लीजिएगा। आपका साइंस में 80/80 आने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ध्यान से कि एक अभिसारी किरणपुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरणपुंज क्या होगी। देखिए एक बात, ये इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा मतलब कि आप देखिएगा कि अधिकतर बच्चे इस क्वेश्चन में गलती करते हैं। तो इस क्वेश्चन का तात्पर्य ये क्या है, ये क्वेश्चन आपसे क्या मांगना चाह रहा है। ये क्वेश्चन सिर्फ आपसे ये पता करना चाह रहा है कि आप समतल दर्पण की विशेषता को पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। समतल दर्पण की विशेषता क्या कहती है कि समतल दर्पण किसी भी वस्तु, किसी भी किरणपुंज के स्वभाव को नहीं बदलता है। समतल दर्पण क्या करता है कि कोई प्रकाश की किरणपुंज आया और टकरा करके चले गया। जैसे एक गेंद है, गेंद क्या करता है, गेंद जब दीवार से टकराता है तो गेंद का स्वभाव नहीं बदलता, गेंद का दिशा बदल जाती है, गेंद की डायरेक्शन बदल जाती है। तो एक अभिसारी किरणपुंज का सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बदलेगा, उसका स्वभाव नहीं बदलेगा, उसका गुण नहीं बदलेगा। तो समतल दर्पण में अगर कोई अपसारी किरणपुंज आपतित होती है तो परावर्तित होकर वो अपसारी ही बनकर निकलेगी। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं आपको। अगर कोई अभिसारी है, अगर कोई अभिसारी किरणपुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो वो परावर्तित भी उसका अभिसारी ही होगी। अगर समतल दर्पण में कोई अगर समांतर किरणपुंज आपतित होती है तो परावर्तित होकर वो समांतर ही बनकर निकलेगी। स्वभाव को चेंज नहीं करता, ये सिर्फ डायरेक्शन को बदलता है। तो याद रखिएगा कि एक अभिसारी किरणपुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरणपुंज होगी अभिसारी है तो अभिसारी ही होगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसी के साथ मतलब कि ये बेहतर क्वेश्चन, ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन में आप ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइएगा। जो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। याद रखिएगा, काल्पनिक बनता है और जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो वो सीधा होगा, और वो जब सीधा होगा तो उसका आवर्धन हमेशा पॉजिटिव होगा। जिसका भी आवर्धन पॉजिटिव, वो ये केस उसको देखने को मिलेगा। आवर्धन पॉजिटिव यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बना है, और काल्पनिक बना है तो फिर वस्तु, वो जो प्रतिबिंब है वो वस्तु की अपेक्षा सीधा होगा। यानी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है क्या, समतल दर्पण द्वारा आवर्धन क्या होता है, प्लस में है, प्लस में है, बिल्कुल प्लस में है। प्लस चिन्ह हमेशा बताता है कि वस्तु का प्रकृति कैसा होगा, काल्पनिक होगा कि वास्तविक। तो प्लस है तो काल्पनिक, इसलिए समतल है तो काल्पनिक के साथ जाएंगे, माइनस होगा तो वास्तविक, ये जाएंगे नहीं, शून्य होगा नहीं, इनमें से कोई होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान क्या होगा। अब देखिए ध्यान से, एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। आपका ये समतल दर्पण है, ध्यान से देखिए, समतल दर्पण है और प्रकाश की किरण लंबवत यानी 90 डिग्री पर आपतित होती है। तो परावर्तन का नियम क्या बोलता है, दूसरा नियम कि आपतन कोण और परावर्तन कोण वो बराबर होगा। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होगा तो जिस एंगल के साथ आया है वो उसी एंगल के साथ लौट जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, उसी एंगल के साथ लौट जाएगा। तो ये आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों एक ही रेखा पर है तो कोण बनेगा ही नहीं, यानी कोण क्या होगा आपका, शून्य होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यानी एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। जब कोण बना ही नहीं तो कोण का मान क्या होगा, कोण। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से कि काल्पनिक यानी आभासी प्रतिबिंब होता है, और जो आभासी प्रतिबिंब होता है, याद रखिएगा, हमेशा आभासी प्रतिबिंब जब भी बनेगा, आभासी कहे या काल्पनिक कहे बात बराबर है। तो काल्पनिक या आभासी जब भी बनेगा वो हमेशा सीधा होगा, वो हमेशा सीधा होगा। और जब भी वास्तविक बनेगा तो आपको क्या कहना है कि वो वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक मतलब उल्टा प्रतिबिंब बनता है, यानी आभासी और काल्पनिक के साथ सीधा फ्री और वास्तविक के साथ उल्टा फ्री। आपको काल्पनिक यानी आभासी आया है तो सीधा सीधा सीधा, और ये राइट आंसर हो गया आपका। 2025 और 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। अब आपको जानना है कि परावर्तन का नियम क्या होता है। परावर्तन का नियम आप जानते होंगे, किसी सतह पर मान लेते हैं ये आपका दर्पण
है समतल दर्पण है या कोई सतह है, तो देखिए यहाँ से एक किरण आती है और टकराने के बाद फिर से बाउंस बैक होकर के चली जाती है। तो यहाँ पे हम लोग अभिलंब यानी नॉर्मल बनाते हैं। तो इसमें जो परावर्तन का नियम क्या बोलता है कि आपतन कोण यानी आई और ये परावर्तन कोण यानी आर दोनों आपस में बराबर होता है। ये पहला नियम क्या बोलता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं। दूसरा नियम क्या बोलता है आपको कि आपतन कोण यानी आई और परावर्तन कोण यानी आर दोनों क्या होता है आपस में बराबर होता है। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। परावर्तन कोण अपवर्तन, ये तो अपवर्तन में चले गया और परावर्तन दोनों का कोई मतलब मेल नहीं है। फिर आपतन कोण विचलन कोण, ये तो और भी मतलब कि अलग डायरेक्शन में जा रहा है, इनमें से कोई नहीं होगा नहीं। तो होगा क्या आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बहुत ही बेहतर ढंग से आपको इसी तरीके से चलना है, तो आपको अपने कलम पर धार रखना होगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग का उदाहरण है यानी देखिए प्रकाश का एक कणिका सिद्धांत होता है, कणों का बना होता है और प्रकाश तरंगों का बना होता है। दो आपका सिद्धांत आपको हम प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा, आपको हम पढ़ा दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे ध्वनि तरंग क्यों नहीं होगा, इसलिए ध्वनि तरंग नहीं होगा कि ध्वनि तरंग को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और प्रकाश को संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ध्वनि तरंग तो होगा नहीं। विद्युत चुंबकीय तरंग बिल्कुल विद्युत चुंबकीय तरंग होगा, बिल्कुल विद्युत चुंबकीय तरंग आपको पढ़ाए हैं। आप अगर वो वीडियो देखे होंगे तो आराम से बता दिए होंगे। तो यानी विद्युत चुंबकीय तरंग आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रावैग्निक किरणें होगा, तरंग होगा नहीं। आप इनमें से ऑप्शन के साथ जाएंगे नहीं। तो आप किस ऑप्शन के साथ जाइएगा कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है यानी विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, वो दर्पण क्या होगा। किसी भी दूरी पर या हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब क्या होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। यानी हमेशा अगर प्रतिबिंब सीधा होगा तो वो प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा। तो सीधा के साथ काल्पनिक फ्री होता है, याद रखिएगा। सीधा के साथ काल्पनिक फ्री, यानी जब भी प्रतिबिंब सीधा होगा तो वो काल्पनिक होगा और हमेशा ये केस होना चाहिए। तो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो हमेशा आपको केवल समतल दर्पण में, क्योंकि उत्तल दर्पण में भी बनता है। याद रखिएगा कि समतल दर्पण और उत्तल दर्पण ये दो ऐसा दर्पण है जहाँ पे हमेशा प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब से कोई लेना देना नहीं है इसको, यहाँ पे हमेशा प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। और आपका जो अवतल दर्पण हुआ, आपके अवतल दर्पण का 6 केस आपके सिलेबस में है। तो आप देखिएगा उसमें कि 6 केस में आपका 5 केस जो है वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, एक केस जब दर्पण के ध्रुव P और उसके फोकस F के बीच में वस्तु को रखा जाए तो काल्पनिक बनता है। तो आपका जो अवतल दर्पण होगा वो काल्पनिक भी बनाता है, वास्तविक भी बनाता है। लेकिन समतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या है, काल्पनिक सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक बनाता है। तो यहाँ पे बोलता है कि वस्तु का सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है किसी भी दूरी पर, तो सिर्फ और सिर्फ की बात हो रही है। तो केवल समतल दर्पण ऐसा नहीं है, उत्तल भी होगा। केवल अवतल दर्पण ये तो होगा ही नहीं, केवल उत्तल दर्पण ये भी नहीं होगा। या तो समतल अथवा उत्तल, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये 2022 और 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपने आप को जोश के साथ बनाए रखिएगा, यानी पूरे लेक्चर में आपको एक भी एमसीक्यूज में बोरिंग फील नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। पूरे अपने आप को मोटिवेट करके रखिए कि कलम पर तलवार और उस पर भी धार लगा लो, धार कम हुई तो बार बार लगा लो। निकल चुके जब विजय पथ पर तो जीत किया, ये हार किया जो गूंज ना पाए हर दिशा में, फिर ऐसी हुंकार क्या। तो हुंकार भरने के लिए इस वीडियो में आप बने रहे। तो यानी प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें कहाँ गमन करती है, प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। टेढ़ी रेखा में ये तो होगा ही नहीं, आपको उस लेक्चर में देखिएगा पढ़ाया है। किसी भी दिशा में ये तो और भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, हम जाएंगे नहीं। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। अब प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, आपको मालूम है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। उसके बाद अगर देखिएगा कि प्रकाश की चाल वायु और निर्वात में लगभग बात सेम है। देखिए निर्वात मतलब जहाँ पे कुछ ना हो वो निर्वात है, जहाँ पे कुछ ना हो वो निर्वात है। निर्वात को हम लोग 1 मिनट के लिए हम लोग मान सकते हैं, मतलब निर्वात को वायु के मतलब कि निर्वात और वायु को लगभग हम क्लास 10th के हिसाब से लगभग सेम मानते हैं, लेकिन है नहीं सेम। निर्वात क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है वायु के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे देखिएगा आप कि सबसे अधिक प्रकाश की चाल किस में होती है, निर्वात में होती है। अगर इस ऑप्शन में अगर निर्वात नहीं रहता तो वायु रहता, तो वायु में मारते हम। तो अब हम क्या है कि इस ऑप्शन में निर्वात नहीं रहता तो हम वायु जरूर देता आपको, और उसको उस समय आपको वायु के साथ जाना पड़ता। अगर निर्वात भी नहीं रहता, वायु भी नहीं रहता, तो क्या होता है फिर, तो आपको तब ऐसे बनाना पड़ता। तब देखना पड़ता आपको कि कांच में प्रकाश की चाल जो होता है, कांच में प्रकाश की चाल आपका लगभग 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है आपका, और पानी में प्रकाश की चाल जो होता है वो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। और लोहा तो आपको मालूम है कि ठोस है, तो ठोस पदार्थ में प्रकाश की चाल सबसे धीमा होता है, याद रखिएगा। तो अब आपको मालूम चल गया कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो प्रकाश की चाल आप बोलिएगा कि निर्वात में सबसे अधिक होती है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि तेल लगा कागज होता है। आपको मालूम है कि तेल लगा कागज क्या होता है। देखिए ध्यान से, आपको सिर्फ एमसीक्यूज़ के दृष्टिकोण से नहीं देखना है, आपको ये वीडियो इसलिए देखना है कि यहाँ पे एमसीक्यूज़ तो हम बताएंगे ही, जो कंसेप्ट इस एमसीक्यूज़ से रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस रखता है, उस सारे टॉपिक्स को हम जरूर कवर करेंगे। तो चलिए, ये बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है आपके लिए कि तेल लगा कागज़ होता है। आपको मालूम है कि पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। आपका एक होता है पारदर्शी पदार्थ होता है, आपको पारदर्शी जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए, और अपारदर्शी जिससे प्रकाश आर पार हो नहीं पाए, मतलब कि जिससे प्रकाश संचरण नहीं होता है, उसको अपारदर्शी कहते हैं। और पारभासी हम लोग उसको कहते हैं जिससे प्रकाश की कुछ मात्रा तो निकल पाती है, लेकिन कुछ मात्रा प्रकाश का वो संचरण नहीं कर पाती है, यानी धुंधला दिखाई पड़े आपको। यानी आप जब आँख के पलकों को बंद करते हैं तो प्रकाश की लगभग कुछ मात्राएं आपके आँख में प्रवेश करती है, पूरी नहीं करती है। तो यानी तेल लगा कागज कौन सा आपका उदाहरण होगा, पारदर्शी तो होगा नहीं। पारदर्शक मतलब कि आर पार आसानी से कट जाए, जैसे कांच, जैसे शीशा, जैसे पानी, ये तो होगा नहीं। अपारदर्शी मतलब कि प्रकाश की कुछ मात्रा भी ना जाए, ये भी होगा नहीं। तेल लगा कागज आप रखिएगा, एक पेज में अगर तेल लगा दीजिएगा और लाइट टॉर्च से आप देखिएगा तो प्रकाश की कुछ मात्रा उस पार भी जाती है, तो यानी पारभासी होगा। ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी के साथ आपको जाना चाहिए। 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। पहला नियम क्या कहता है आपको कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। और दूसरा नियम कहता है आपको कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो प्रकाश का 2 नियम है, 2 नियम है 2024, 15, 15, 20, 21। तो यानी ये क्वेश्चन आपको भर करके एग्जाम में आने को मतलब कि आ रहा है आपका। तो इस क्वेश्चन को देख करके जाइएगा क्या ये आपको याद है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आपको हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और जब भी प्रतिबिंब काल्पनिक बने तो वो प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है। यानी काल्पनिक जब भी आएगा तो आप सीधा लेकर के चलिएगा। काल्पनिक के साथ सीधा फ्री और वास्तविक के साथ उल्टा, याद रखिएगा। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक तो होता नहीं है, काल्पनिक होता है, बिल्कुल काल्पनिक होता है। आप ए और बी इसलिए नहीं बोल सकते हैं कि समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, और उत्तल में भी। तो चलिए, ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ आपको इस क्वेश्चन में जाना होगा। तो मतलब कि चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि किरणों के समूह को क्या कहते हैं। किरणों के समूह को आपको किरणपुंज कहते हैं। प्रकाश किरणपुंज भी होगा, किरणपुंज भी होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि बात वही है, प्रकाश किरणपुंज या किरणपुंज बात वही है, ए और बी दोनों। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण पुंज निम्न में से कौन है? अनंत पर वस्तु रखी हुई है तो किरणें समांतर हो जाती है। तो ये सूर्य से आने वाली, सूर्य अनंत दूरी पर है, यानी उससे आने वाली किरणें क्या होगी? अभिसारी होगी? नहीं, समांतर होगी, समांतर। याद रखिएगा ये बात कि जब भी दूरी अनंत हो तो उससे किरणें समांतर ही आपतित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 2025 में पूछा गया है। बिल्कुल बेहतर क्वेश्चन था आपका। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध क्या है? याद रखिएगा, आप पढ़े होंगे F बराबर R/2, F बराबर R/2 या R बराबर 2F, दोनों ही केस आपका एकदम रिलेशन को बताता है। यानी फोकस दूरी क्या होगा? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। तो चलिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? R बराबर 2F। देखिए R बराबर 2F, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। F बराबर R गलत हो गया, F बराबर R/4 ये तो सरासर गलत है, और R बराबर F/2, R बराबर F/2 नहीं होता, F बराबर R/2 होता है, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए के साथ आप चलिएगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ध्यान से, इसी तरीके से मतलब कि ये वीडियो हम बनाना हो जाए, पूरे जोश के साथ बने हुए हैं, आप भी इस जोश के साथ वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? मतलब कि दर्पण अवतल है, दर्पण अवतल है और आभासी प्रतिबिंब बना है, एक ही केस है। दर्पण अगर अवतल दर्पण में, याद रखिएगा, अवतल दर्पण में 5 केस क्या होता है? आपको काल्पनिक देता, 5 केस आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, यानी 5 केस आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, और एक केस ऐसा है जो आपका काल्पनिक बनाता है। तो वो केस का नाम क्या है आपका? वो दर्पण के ध्रुव P और फोकस F के बीच में जब वस्तु को रखा जाता है तो तब काल्पनिक बनता है। तो याद रखिएगा, मुख्य फोकस F तथा वक्रता केंद्र नहीं होगा, दर्पण के ध्रुव P, यानी दर्पण के ध्रुव P, यहाँ पे ध्रुव है तो यानी यही P है, तथा मुख्य फोकस F यानी F के बीच। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो चलिए हम लोग, ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया आपका। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? याद रखिए, सूक्ष्मदर्शी, यानी हम लोग सूक्ष्मदर्शी का उपयोग क्यों करते हैं आप पहले पता कीजिए। सूक्ष्मदर्शी का उपयोग हम लोग इसलिए करते हैं कि किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, छोटे छोटे चीज को हम लोग देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे सरल सूक्ष्मदर्शी का बात हो रहा है, तो आपका दिमाग में ये ख्याल आना चाहिए कि सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल हम लोग छोटे छोटे चीज़ों को देखने के लिए करते हैं, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। तो आप दर्पण होगा नहीं, क्योंकि दर्पण में मतलब कि परावर्तन, दर्पण में क्या होता है? परावर्तन होता है। तो दर्पण कहाँ है आपका? देखिए जहाँ दर्पण है उसको काट दीजिए, दर्पण काट दीजिए, दर्पण है काट दीजिए, दर्पण है, दर्पण। अब देखिए यहाँ पे अवतल लेंस, उत्तल लेंस। अब आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा, याद रखिएगा, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। देखिए उत्तल लेंस क्या करता है? उत्तल लेंस आपका वास्तविक प्रतिबिंब भी बनाता है और काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनाता है। याद रखिएगा, उत्तल लेंस वास्तविक भी बनाता है और काल्पनिक भी बनाता है। और अवतल लेंस देखिएगा ध्यान से, अवतल लेंस सिर्फ और सिर्फ आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। कौन सा प्रतिबिंब बनाता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। तो आप कौन सा लेंस का इस्तेमाल करते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी का? तो हम लोग बोलेंगे कि सर उत्तल लेंस, क्योंकि उत्तल लेंस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब होता है, जब भी काल्पनिक प्रतिबिंब आएगा, याद रखिएगा, जब भी काल्पनिक आएगा तो सीधा बनेगा, और जब भी वास्तविक आएगा तो उल्टा बनेगा। याद रखिएगा, वास्तविक मतलब कि उल्टा, वास्तविक यानी उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो काल्पनिक है तो सीधा होगा, काल्पनिक होगा तो सीधा होगा, उल्टा तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए 2025 और 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो याद रखिएगा, हजामती दर्पण जो होता है हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं उसका, यानी सेविंग मिरर का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं कि फेस में जो दाढ़ी होता है वो छोटे छोटे दाढ़ी को हम लोग बड़ा देखने के लिए यूज़ करते हैं। तो बड़ा
प्रतिबिंब कौन बनाता है आपको? आप बोलिएगा सर बड़ा प्रतिबिंब सिर्फ और सिर्फ अवतल दर्पण बनाता है, उत्तल दर्पण तो वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो अवतल दर्पण के साथ हम लोग जाएंगे, यहाँ पे उत्तल दर्पण होगा नहीं, समतल दर्पण होगा नहीं, समतल दर्पण तो बराबर पिक्चर बनाता है, तो इसलिए ये तीनों ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग चलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग करता है? फिर दंत विशेषज्ञ दर्पण का इस्तेमाल क्यों करेगा? इसलिए कि उसके दांत के अगर छोटे छोटे कीड़ों को देखने के लिए, यानी छोटा चीज को बड़ा दिखना है, तो बड़ा देखना है तो फिर आपको अवतल दर्पण के साथ जाना होगा। इसलिए अवतल दर्पण राइट आंसर हो जाएगा आपका। उत्तल तो होगा नहीं, समतल होगा नहीं, ऑप्शन नंबर डी भी आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक प्रयोग में उत्तल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को माप की जरूरत होती है। याद रखिएगा, ध्यान से देखिए, अवतल दर्पण है और प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता, पर्दे पर यानी वास्तविक, देखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और वो दर्पण क्या है? अवतल है। याद रखिएगा एक चीज़, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, कभी भी एफ को एफ निकाला जाता है भी और यू के मदद से। भी मतलब प्रतिबिंब की दूरी और यू मतलब वस्तु की दूरी के मदद से एफ निकाला जाता है। आप पढ़े होंगे दर्पण सूत्र में 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, यानी एफ को हम लोग ऐसे निर्धारित नहीं कर सकते। एफ को बिना वस्तु की दूरी और बिना प्रतिबिंब की दूरी के हम लोग फोकस को निर्धारित नहीं कर सकते। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? यानी दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी। अब दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी यानी भी है, ये भी है, यानी पर्दे पर ही तो प्रतिबिंब बनेगा, यानी वो आपका दर्पण यानी प्रतिबिंब की दूरी है ये, और दर्पण तथा बिंब की दूरी यानी यू है, यानी वस्तु की दूरी है। तो ये दोनों की जरूरत पड़ती है। अभी हम आपको बताया कि दोनों की जरूरत पड़ती है, तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। सबसे बेहतर क्वेश्चन अगर इस पूरे चैप्टर में लगा है तो हमको ये क्वेश्चन लगा अब तक। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो, जब भी आवर्धन यानी आवर्धन माइनस में आए तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। याद रखिएगा, ये प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, और प्रतिबिंब जब वास्तविक बनेगा तो वो क्या होगा? आपका उल्टा होगा, वो उल्टा होगा, आपको याद रखिएगा, वो उल्टा बनेगा। तो याद रखिएगा, वास्तविक होगा तो उल्टा होगा। तो क्या होगा? वास्तविक और उल्टा क्या बोला है यहाँ पे? प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक हो तो वास्तविक और उल्टा, बिल्कुल ही ये आंसर सही हो जाएगा। आभासी होगा बिल्कुल नहीं, प्रतिबिंब ऋणात्मक है तो आभासी का सवाल ही नहीं होता है। वास्तविक होगा, वास्तविक तो होगा लेकिन सीधा वास्तविक के साथ सीधा नहीं होता है, वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा होता है। तो आभासी और उल्टा ये भी गलत है, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो देखिए, किसी दर्पण का उपयोग पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। जब भी पक्ष दृश्य दर्पण यानी साइड मिरर का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं? साइड मिरर का इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते हैं कि एक छोटे से दर्पण में बहुत बड़े हिस्से को हम लोग कवर कर ले। अब जब एक छोटे से दर्पण पे बहुत बड़े हिस्से को कवर करना है, यानी प्रतिबिंब छोटा बनता है, प्रतिबिंब छोटा बनता है, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है आपको, तो वो काम आपका उत्तल दर्पण करता है। उत्तल दर्पण क्या करता है? इसको पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र जो होता है ये विस्तृत होता है। इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है? इसका विस्तृत होता है, यानी बहुत बड़े एरिया को ये कवर करता है। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में करते हैं। समतल का नहीं करते, अवतल का नहीं करते हैं, इनमें से कोई गलत हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार यानी निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार तो दर्पण के सामने रखी गई बिंब की दूरी ली जाती है। अब देखिए, बिंब की दूरी दर्पण के सामने, अगर दर्पण के सामने कोई अगर मान लेते हैं बिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी। दर्पण के सामने, यहाँ पे दर्पण है, अगर आप मान लेते हैं दर्पण के सामने अगर मान लेते हैं कोई भी वस्तु की दूरी जो होगा वो ऋणात्मक होगा, तो दर्पण के सामने जो बिंब है या वस्तु की दूरी है तो वो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी, इसलिए ए और बी कैसे यहाँ पे गलत है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो हम लोग चलते हैं कि किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण, अब कार का जो हेडलाइट है उस हेडलाइट में अभी आपको जस्ट बताए वहाँ पे अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार करा चुके हैं हम, यानी हम देखिएगा कि जो प्रकाश वाला सीरीज है उसमें आप ध्यान से देखिएगा
4-5 वीडियो हम डाले हैं, तो उसमें आपको हम बताए हैं कि अनंत क्यों होता है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार के बने। तो अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ पे रखा जाए, और अनंत पर, बिल्कुल अनंत पर होगा। वो ध्रुव पर लेगा कि वक्रता केंद्र पर, फोकस पर, बिल्कुल यहाँ पे चारों ऑप्शन को ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक, बिल्कुल उल्टा वास्तविक, लेकिन समान आकार का बने। यानी समान आकार का तभी बनता है जब उसके वक्रता केंद्र पर रखते हैं, यानी सी पर रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ध्यान से इस क्वेश्चन को आपको देखना पड़ेगा, यहीं पे एग्जाम में बच्चे अक्सर गलती करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आप क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड कीजिएगा जब ऑप्शन को आप मतलब कि मार्क करने जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और ये ना जाने कितनी बार इसका जिक्र हुआ होगा कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग होता है। दाढ़ी बनाने के लिए आपका अवतल दर्पण। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताए कि अवतल दर्पण का इस्तेमाल हम लोग दाढ़ी बनाने के लिए करते हैं, क्योंकि चेहरे के जो फेस में जो दाढ़ी है वो दाढ़ी को हम लोग बड़ा दिखने के लिए करते हैं इसका इस्तेमाल। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है। ये क्वेश्चन भी थोड़ी देर पहले हम लोग किए हैं कि f बराबर आपका होता है, आपका यहाँ पे r/2 और r बराबर होता है 2f। तो आप दोनों ऑप्शन में से कहीं पे खोजिए, ये तो होगा नहीं। r बराबर 2f, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। r बराबर 3f गलत बात है, r बराबर f/2 नहीं, f बराबर r/2 होता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका ये सही आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो सीधा बनता है। याद रखिएगा, जब भी काल्पनिक बनेगा तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो सीधा बनेगा। उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो सीधा हमेशा फ्री आता है उसके साथ। और जब ये दर्पण उत्तल है तो प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो वस्तु के आकार से छोटा होगा। तो यानी देखिए, सीधा बनेगा, आवर्धित बनेगा, गलत बात है। उल्टा बनेगा, आवर्धित बनेगा, नहीं, ये भी गलत बात है। सीधा बनेगा एवं छोटा बनेगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दर्पण कौन सा है, देखिएगा दर्पण है आपका उत्तल, तो प्रतिबिंब तो छोटा बनेगा। सीधा बनेगा, बिल्कुल आपको सीधा, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन में कन्फ्यूजन होता, सीधा यहाँ पे भी है, सीधा यहाँ पे भी है। आवर्धित का मतलब बड़ा बनेगा, बड़ा तो नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर ये ए गलत हो जाता है इस कारण से, और सी आपका सही हो जाता है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लगभग हम लोग अब तक 40 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब हमेशा आपका उत्तल बनाता है। याद रखिएगा, उत्तल बनाता है। क्यों? क्योंकि आप जो समतल दर्पण है, समतल दर्पण तो समतल 100 से समतल 100 से समान, याद रखिएगा, ये समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है। और अवतल जो है, अवतल दर्पण जो है वो आपका ये बराबरी प्रतिबिंब बनाता है, आपको बनाता है। तो अवतल दर्पण में कौन सा चले जाएंगे, किस दर्पण से हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखिए, किस दर्पण से, तो उत्तल दर्पण से आपका हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से, कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अब अवतल दर्पण है, दर्पण आपका अवतल है, अभी जस्ट बताया कि फोकस दूरी उसका नेगेटिव होगा। और उत्तल अगर होता ये अवतल में, ये अवतल के केस में होता है, दर्पण है तो अवतल के केस में होता है। और यही अगर मान लेते हैं कि फोकस दूरी आपका पॉजिटिव होता है, किस में, उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में क्या होता है आपका, पॉजिटिव हो जाता है फोकस दूरी। तो चलते हैं हम लोग, या धनात्मक, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है। तो +20 सेंटीमीटर गोलीय दर्पण की फोकस दूरी अगर धनात्मक है तो दर्पण आपका उत्तल है। क्या है, ये दर्पण आपका उत्तल है। उत्तल क्यों है, क्योंकि ये प्लस में पॉजिटिव में आ रहा है, फोकस दूरी पॉजिटिव में आ रहा है। तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा, ये गोलीय दर्पण उत्तल होगा। बिल्कुल ये गोलीय दर्पण उत्तल होगा, ये उत्तल के साथ आप चले जाइएगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि
किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक माना जाता है? तो दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक अवतल दर्पण के साथ, ये बार बार ये क्वेश्चन को घुमा करके वही क्वेश्चन को बार बार रिपीट होता है। वही क्वेश्चन अभी जस्ट आपको बताए, वही क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाए? दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब, वो भी दर्पण अवतल, तो पी और एफ। तो फोकस और ध्रुव के बीच में 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वक्रता केंद्र पर तो प्रतिबिंब समान बनता है, फोकस पर तो मतलब समांतर हो जाएगा, अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच तो फोकस और मतलब कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में तो होगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा सकता है किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब, वो ये क्वेश्चन बोलता है कि किस दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है, यहाँ पे क्वेश्चन टाइप गलत हो गया कि कौन सा दर्पण है जो आपको आभासी प्रतिबिंब बना सकता है। तो समतल दर्पण से आभासी प्रतिबिंब बनता है, बिल्कुल सही बात है। उत्तल दर्पण से आभासी प्रतिबिंब बनता है, बिल्कुल सही बात है। अवतल दर्पण से भी आभासी प्रतिबिंब बनता है, बिल्कुल सही बात है। जब सही बात है तो फिर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ये सभी क्या करता है आपको, और ये आपको काल्पनिक प्रतिबिंब बना सकता है। सिर्फ का बात नहीं हुआ है, यहाँ पे बात हुई है अगर, तो बोलता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, तो तीनों दर्पण बना सकता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। अब दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर पूछा है आपको, आर होता है 2f, आर होता है 2f। तो फोकस दूरी 20 है, यानी f बराबर 20 है आपका, तो r बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुना 20, 40 हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है? तो आप बोलिएगा सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था आपका। तो चलते हैं हम लोग आगे। अब क्या है कि आग का ये क्वेश्चन बार बार वही क्वेश्चन को घुमा करके पूछ रहा है। तो अवतल दर्पण का उपयोग, जब भी वस्तु को बड़ा देखना है और दर्पण की बात हो तो अवतल के साथ जाइएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान क्या होता है। उत्तल दर्पण में जो m का मान होता है वो हमेशा एक से छोटा होता है, एक से छोटा होता है। यानी उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब का जो आकार है वो वस्तु के आकार से हमेशा छोटा बनता है। तो हम लोग इसको m का जो अधिकतम मान है तो एक बोल सकते हैं कि वस्तु के बराबर बन जाए, एक बोल सकते हैं, लेकिन एक से हमेशा छोटा होता है। तो महत्तम मान बोला है इसलिए हम एक के साथ जा रहे हैं, यानी एक या एक से छोटा होगा, एक से बड़ा किसी भी हाल में नहीं होगा। तो महत्तम मान बोला है तो 1/2 नहीं, गलत बात है। अनंत भी गलत बात है, 2 तो सरासर गलत बात है, अनंत सरासर गलत बात है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हमेशा ये जो एक का मतलब है कि वस्तु के आकार के बराबर, मतलब कि वस्तु के आकार के बराबर जब प्रतिबिंब बन जाए तो एक आपको मतलब कि आवर्धन मिलता है। तो इस एक का मतलब कि ऐसा उत्तल दर्पण में होता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर किस में चलेंगे? अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस, यहाँ पे लेंस आ गया है। अब देखिए ध्यान से, ये आपका अवतल दर्पण में 5 केस आप पढ़े हैं कि क्या होता है। 5 केस आपका वास्तविक होता है, 5 केस आपका वास्तविक होता है, बिल्कुल 5 केस वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, और एक केस आपका क्या बनाता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। ये चीज़ आप पढ़े हैं, बिल्कुल पढ़े हैं। सेम यही चीज़ आपको उत्तल लेंस में पढ़ना होगा, याद रखिएगा। उत्तल लेंस में सेम यही चीज़ है कि 5 केस आपका क्या होगा? वास्तविक होगा। 5 केस आपका वास्तविक होगा और एक केस आपका काल्पनिक होगा। क्या होगा? काल्पनिक होगा। तो ये आपको उत्तल लेंस में भी पढ़ना है। थोड़ी देर में अपवर्तन आएगा तो हम लोग इसके बारे में और बेहतर ढंग से जिक्र करेंगे। तो उत्तल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब, अब सॉरी यहाँ पे अवतल लेंस का बात हुआ है। अवतल लेंस यानी उत्तल लेंस, और तो आपको समझ में आ गया कि वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। और अवतल लेंस में आपके सिलेबस में आप पढ़े होंगे कि आपको 2 ही फिगर दिया होगा आपके टेक्स्ट बुक्स में। यानी अवतल लेंस क्या करता है? उत्तल दर्पण जैसा काम करता है। उत्तल दर्पण क्या करता था? काल्पनिक प्रतिबिंब और वस्तु से छोटा बनाता था। तो सेम यही काम यहाँ पे अवतल लेंस करेगा।
लेंस तो है लेकिन नाम चेंज हो गया है, तो आपको छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो आप बोलेगा कि अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब छोटा होता है, बिल्कुल छोटा होता है। और अवतल लेंस हमेशा काल्पनिक बनाएगा, तो काल्पनिक के साथ सीधा फ्री यानी आभासी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यानी देखिए कि अच्छा से आपको बता देते एक बार कि ये दर्पण क्या है, आप लेंस क्या है, अवतल लेंस है। अवतल लेंस, अवतल लेंस आप पता कीजिए थोड़ी देर पहले, मतलब कि आपको बताएं हम कि उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल, यहाँ पे अवतल, दर्पण में उत्तल और लेंस में अवतल। तो उत्तल वहां पे क्या बनाता था, काल्पनिक, तो यहाँ पे अवतल बनाएगा काल्पनिक, याद रखिए। अभी आपको हम जस्ट बताया कि काल्पनिक होगा तो सीधा तो होगा ही, बिल्कुल सर, काल्पनिक होगा तो सीधा होगा ही। अभी आप याद कीजिए कि दर्पण में क्या बोले कि अवतल दर्पण बड़ा प्रतिबिंब बनाता है और उत्तल दर्पण क्या करता है, छोटा। उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु का छोटा बनाता है, महत्तम मान वाला क्वेश्चन भी किया आप, तो यानी छोटा बनाता है। तो यहाँ पे, वहाँ पे उत्तल, यहाँ पे अवतल का काम क्या है, छोटा प्रतिबिंब बनाना। यानी ये तीनों बातें इस ऑप्शन में किस में नजर आ रही है आपको। आप बोलेगा सर छोटा भी है, सीधा भी है, आभासी भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग जाएंगे कि इनमें से सभी, इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण, अब दर्पण अवतल है तो फोकस दूरी पता कीजिए आप। फोकस दूरी अभी आपको बताया कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक हो, आप मानिएगा ऋणात्मक है। तो फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा। अब आवर्धन धनात्मक है, यानी आवर्धन जब भी, अभी आपको मतलब स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में बता दिए हैं कि आवर्धन का मान धनात्मक अगर होता है तो मतलब प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। यदि आवर्धन का मान अगर ऋणात्मक हो जाए तो प्रतिबिंब क्या बनता है, वास्तविक बनता है। तो यहाँ पे धनात्मक की बात हो गई है तो प्रतिबिंब तो काल्पनिक ही बनेगा। तो 10 सेंटीमीटर से क्या होगा, दर्पण को क्या करना होगा, यहाँ पे बोलता है कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक हुआ तो वस्तु की दूरी क्या होगी। तो वस्तु की दूरी अब आपको 10 सेंटीमीटर से कम रखना होगा। देखिए बना देते हैं आपको, ये दर्पण का ध्रुव P है और ये आपका F है, P है ये F है। तो याद रखिए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, 10 सेंटीमीटर है। अगर वस्तु को आप 10 सेंटीमीटर के अंदर में रखिएगा तो आपका काल्पनिक बन सकता है, अन्यथा दर्पण आपका कौन सा है, दर्पण आपका अवतल है तो 5 केस आपका वास्तविक बनता है। तो ये वास्तविक की ओर चले जाएगा। एक ही एरिया है इसके लिए कि 10 सेंटीमीटर से कम जगह पर आप रखिए, इसलिए 10 सेंटीमीटर से कम, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ये सीरीज़ जो है आपके लिए मतलब कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। यानी ये यूँ कहे तो गागर में सागर और महासंग्राम, जो नाम देना है आपको आप नाम दे दीजिए। ये क्लास आपके बोर्ड एग्ज़ाम में साइंस, सोशल, मैथ्स, जितने भी मतलब कि आपके सिलेबस के लिए एमसीक्यूज़ इम्पोर्टेंट्स है, हम सारे एमसीक्यूज़ को बेहतर ढंग से कराएंगे। क्वेश्चन को बाई चॉइस नहीं लेकर के आएंगे, पूरे क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। यानी क्या करते हैं कि कोई चॉइस क्वेश्चन होता है कि ये सब क्वेश्चन पढ़ाना है, नहीं, जितने सारे क्वेश्चन आए हैं सभी क्वेश्चन का डिस्कशन हम आपके लिए करेंगे। आपको बस क्या करना है, हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक और कमेंट करना है। आपका एक कमेंट क्या करता है कि हमको डायरेक्शन देता है कि वीडियो किस डायरेक्शन में बनाना चाहिए। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण आवर्धन का मान क्या होगा। फोकस से ध्रुव की ओर, अब दर्पण आपका अवतल है, ध्यान से देखिए, दर्पण आपका अवतल है, फोकस आपका यहाँ पे है और फोकस यहाँ पे है आपका और दर्पण का ध्रुव P यहाँ पे है। तो बोलता है कि फोकस से ध्रुव की ओर जाने पर, हम ध्रुव की ओर बढ़ते जाएंगे तो अवतल दर्पण का आवर्धन का मान क्या होगा, आवर्धन का मान बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा आवर्धन का मान, क्योंकि जितना करीब जाएंगे फिगर उतना ही बड़ा बनेगा और ये काल्पनिक बनेगा। तो बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है। दर्पण कौन सा है पता कीजिए, अवतल दर्पण, प्रतिबिंब सीधा, यानी दर्पण अवतल, दर्पण अवतल, प्रतिबिंब सीधा। तो प्रतिबिंब सीधा बना तो यानी
काल्पनिक बनेगा, सीधा सीधा से आप काल्पनिक निकाल सकते हैं। और काल्पनिक से आप ये निकाल सकते हैं कि अवतल दर्पण में काल्पनिक एक ही केस पर बनता है, जब वस्तु दर्पण के ध्रुव P और F के बीच में रखी जाए। तो यानी क्या होता है, P और F के बीच में जब वस्तु को रखते हैं तो क्या होता है कि प्रतिबिंब का आकार आपका बढ़ता जा रहा है। यानी जैसे जैसे हम दर्पण के ध्रुव के करीब बढ़ेंगे फोकस से, प्रतिबिंब का आकार बढ़ता जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है। अब अवतल दर्पण को हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्यों कहते हैं कि अवतल दर्पण जो मुख्य अक्ष के समांतर जितना सारा मतलब कि समांतर किरणें हैं, देखो यहाँ पे देखिए ये अवतल दर्पण है, मुख्य अक्ष आपका ये है, इससे जितने सारे समांतर किरणें दर्पण से टकराएगी, टकराने के बाद ये क्या करता है, एक ही बिंदु से उसको क्या करता है, एक ही बिंदु से होकर के गुजारता है। तो इसलिए ये अभिसारी दर्पण है। जब भी ऐसा आपको मतलब कि दर्पण मिलेगा तो ये क्या होगा कि एक ही बिंदु पर अभिसारित कर देती है, यानी उत्तल दर्पण आपका अभिसारी दर्पण है, सॉरी अवतल दर्पण आपका अभिसारी दर्पण है। अवतल दर्पण याद रखिएगा, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस ये आपका क्या है, दोनों ही अभिसारी है। दोनों का नाम क्या है, अभिसारी है, याद रखिएगा अभिसारी। यही अगर आपको बोलेंगे हम लोग उत्तल दर्पण और अवतल लेंस ये दोनों क्या है, अपसारी है। क्या है ये, अपसारी। ये बात अगर अच्छा से नोट्स कर लेते हैं कहीं पे तो आपको एग्जाम में मतलब कि आसानी हो जाएगी। अपसारी है बिल्कुल। तो यानी अवतल दर्पण उत्तल लेंस दोनों अभिसारी, उत्तल दर्पण अवतल लेंस दोनों अपसारी, यानी हम अभिसारी दर्पण के साथ बढ़ेंगे आगे। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि एक उत्तल लेंस होता है। अब एक उत्तल लेंस क्या होता है कि किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ये सभी जगह में समान मोटाई का गलत बात है, तो ये फिर क्या हो जाएगा, कांच की पट्टी हो जाएगी। बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, बीच की अपेक्षा किनारों में मतलब किनारों में मोटा नहीं, गलत बात है। किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, देखिए ध्यान से कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वो एक लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो लेंस आपका है, लेंस अगर मान लेते, दर्पण आपका क्या था, अवतल था, तो काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनाता था। इसी तरीके से दर्पण को उल्टा कर दिए, दर्पण अवतल काल्पनिक और वास्तविक दोनों, तो उत्तल लेंस ले लीजिए आप। क्या कर लीजिए कि उत्तल लेंस क्या करता है कि काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनाता है। तो उत्तल लेंस को छोड़ दीजिए आप। अब उत्तल लेंस हो गया, तो अवतल लेंस क्या काम करेगा कि अवतल लेंस हमेशा प्रतिबिंब क्या बनाता है, काल्पनिक बनाता है। आप याद कीजिएगा कि हम आपको बताया कि लेंस क्या करता है, दर्पण के नाम के मतलब कि उल्टे नाम पर वो चलता है। यानी दर्पण अगर मान लेते हैं उत्तल होता तो हमेशा काल्पनिक बनाता, यहाँ पे लेंस अगर अवतल होगा तो हमेशा काल्पनिक होगा। अवतल लेंस के साथ जाएंगे, अवतल लेंस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। में प्रकाश की चाल क्या होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल, तो आपको 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है, लेकिन यहाँ पे किलोमीटर पर सेकंड 3 लाख है, यानी 3 × 10⁵ रहना चाहिए। मतलब कि 3 लाख में मतलब कि 5 जीरो आना चाहिए। 3 लाख किलोमीटर में 1 2 3 4 5 जीरो आना चाहिए, 5 जीरो आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 लाख तो ये किलोमीटर ये होगा नहीं बिल्कुल। और ये सेंटीमीटर में है तो 3 × 10⁻, यहाँ पे 10 होना चाहिए था, 10, ये 10 है, गलत, 10 नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो गया। यहाँ पे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाता है। देखिए याद रखिएगा कि जब किलोमीटर पर सेकंड हो तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड होगा, याद रखिएगा ये। और अगर मान लेते हैं सेंटीमीटर की बात हो तो 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड होगा। ये बात भी आपको याद रखनी है। ये अगर ऑप्शन में रहता तो हम उस ऑप्शन के साथ जाते। यहाँ पे एक ही ऑप्शन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यही ऑप्शन मेरे लिए सही है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाती है। आपको हम लेंस बता दिए हैं कि अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण कहते हैं, तो उसी तरीके से अवतल का जस्ट उल्टा हो जाता है कि उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी कहते हैं। तो उत्तल लेंस को जब अभिसारी कहते हैं तो यहाँ पे अवतल लेंस को हम लोग अपसारी कहेंगे, तो अवतल लेंस यहाँ पे अपसारी का काम करेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मतलब क्वेश्चन को लिंक करना सीखिए कि देखिए कैसे कि अवतल दर्पण, अवतल जो है, अवतल क्या है, दर्पण अवतल है, और ये लेंस क्या हो जाएगा आपका उत्तल, उत्तल यानी दर्पण अवतल, लेंस उत्तल, दोनों को हम लोग अभिसारी कहते हैं, दोनों को ही हम लोग अभिसारी कहते हैं। देखिए नाम में चेंजेस हो गया ना, नाम में अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण, तो अवतल का जस्ट उल्टा होता है उत्तल लेंस में, तो उसको भी अभिसारी। अगर हम बोलेंगे उत्तल दर्पण तो वो हो जाएगा अपसारी। तो उत्तल लेंस का क्या हो जाएगा फिर, तो उत्तल लेंस का जस्ट उल्टा अवतल होगा, तो अवतल लेंस क्या हो जाएगा अपसारी। तो अवतल लेंस अपसारी, तो अपसारी के लिए अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो प्रकाश की चाल आपको मालूम है कि प्रकाश की चाल निर्वात में लगभग आपको यहाँ पे 3 लाख किलोमीटर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो अगर हम इसको लगभग 2.99 होता है, 99 समथिंग कुछ होता है, तो इसको हम लोग लगभग इतना मान करके चल जाते हैं। तो जल में प्रकाश की चाल जो होती है वो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। बिल्कुल ये आपको मालूम होगा। इसी तरीके से शीशे में प्रकाश की चाल जो होता है वो शीशे में प्रकाश की चाल लगभग 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है ये। और हीरे में प्रकाश की चाल मतलब कि प्रकाश की चाल जो होती है सबसे कम होती है। तो इसलिए यहाँ पे क्या बोला कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो प्रकाश की चाल आपको हवा में अधिकतम होगी, क्योंकि हवा और निर्वात दोनों लगभग सेम है, लेकिन सेम नहीं है, निर्वात में ज़्यादा होता है। तो हम हवा के साथ जाएंगे। कहीं पे हवा आए निर्वात आए तो तब आपको निर्वात चूज करना है, नहीं तो फिर आपको हवा देगा या निर्वात देगा, दोनों में से एक ही ऑप्शन देगा। तो हवा के साथ आपको चलना है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अब अपवर्तनांक जिसका अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल कम होगी। याद रखिएगा, जब भी अपवर्तनांक जिसका भी अधिक होगा, अपवर्तनांक अधिक होगा तो चाल प्रकाश की क्या हो जाएगी, चाल कम हो जाएगी। तो अब आपको क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो अपवर्तनांक जिसका अधिक होगा प्रकाश की चाल कम होगी। तो प्रकाश की चाल सबसे कम किस में है, तो हीरे में प्रकाश की चाल सबसे कम है, क्योंकि हीरे में प्रकाश की चाल सबसे कम है। तो हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा, और हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42, यानी वायु का अपवर्तनांक आपका 1.0003 लगभग इतना होता है, और बर्फ का अपवर्तनांक आपको लगभग 1.33 देखने को मिलेगा। आपको अगर कांच का अपवर्तनांक 1.55 समथिंग होता है। तो अब बताइए, और हीरे का अपवर्तनांक जो होता है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। यानी अब बताइए निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक देखने को मिल रहा है। तो हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक, और जिसका भी अपवर्तनांक सबसे अधिक उसका प्रकाश की चाल उसमें कम। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आपको ध्यान से देखिए, आप पढ़िए, पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए कि ये क्वेश्चन क्या बक रहा है, इस क्वेश्चन में क्या कहने सुनने को मिल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन m होता है। लेंस का आवर्धन याद रखिएगा, लेंस का आवर्धन m बराबर होता है v/u, और ये पॉजिटिव होता है। और दर्पण का जो आवर्धन होता है m बराबर -v/u। ये दर्पण के लिए है, ये दर्पण के लिए है, और ये आपका लेंस के लिए है। तो ये याद कर लीजिएगा आप, ये एग्जाम में डायरेक्ट एकदम डिक्टो छाप देता है। तो आप m बराबर -v/u, ये तो दर्पण के लिए, आपको पूछा है लेंस के लिए, तो m बराबर v/u। v कहाँ है, v। ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है। तो प्रकाश की चाल जो है अलग अलग माध्यमों में बदलती रहती है। प्रकाश की चाल जो है
के डिफरेंसेस में भी मतलब कि कम ज़्यादा होता है। तो प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है, तो भिन्न भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए के साथ, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है क्योंकि समान नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग नहीं जाएंगे। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कि तालाब का जल का गहरा दिखाई देना क्या होता है। तो तालाब के जल का गहरा दिखाई देना, आपको मालूम है कि परावर्तन तो है नहीं, ये आपका अपवर्तन की घटना है। आपकी इसमें टेक्स्ट बुक में एक डायग्राम दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा कि तालाब का जो जल है वो कम मतलब कि गहरा दिखाई देना, ये प्रकाश के अपवर्तन की घटना है। क्योंकि वहाँ से प्रकाश की किरणें जब मतलब कि उस तालाब की गहराइयों से मतलब कि लौट करके हमारे आंखों तक पहुंचती है, तो वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, इसलिए हमको कम गहरा देखने को मिलता है और ये घटना आपका अपवर्तन है। ये तो चलिए हम लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ गए हैं। ये अब ये क्वेश्चन देखिए आपका कि लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में मुख्य फोकस 2 होता है, आपको मालूम है। अगर मान लेते हैं अवतल लेंस का ही डायग्राम बना करके दिखा दिए, तो एक फोकस आपका यहाँ पे होता है और एक फोकस यहाँ पे होता है। हम लोग इसको पहला फोकस, इसको दूसरा फोकस बोलते हैं। तो F1 F2 होता है, तो इसमें 2 फोकस होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, इस्तेमाल नहीं हो सकता है। ये 2012, 17 और 21 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो लेंस बनाने के लिए किसका इस्तेमाल नहीं कर सकते? जो प्रकाश का अपवर्तन नहीं कर सकता, जिससे प्रकाश मतलब कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश नहीं कर सकती, हम लोग उसका उपयोग लेंस बनाने के लिए, हम लोग जो प्रकाश का अपवर्तन नहीं करता हम लोग उसको लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं करेंगे। ये तो मतलब कि लेंस का मतलब प्रकाश का अपवर्तन करेगा। कांच भी प्रकाश का अपवर्तन करता है, प्लास्टिक भी करता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? मिट्टी एक ऐसा ऑप्शन है जो प्रकाश का अपवर्तन नहीं करता, तो ये लेंस नहीं बना सकते। तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव है, नेगेटिव का नेगेटिव आंसर हो जाएगा। यानी सब छोड़ छाड़ के हम चले गए मिट्टी, यानी मिट्टी ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग चलेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। अब ये लेंस है आपका उत्तल, लेंस उत्तल है, तो उत्तल लेंस में 5 केस आपका वास्तविक बनता है। याद रखिएगा, उत्तल लेंस में 5 केस आपका वास्तविक बनता है और 1 केस आपका जो है क्या बनता है? काल्पनिक बनता है। और वो जो 1 केस आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है वो आपका प्रकाशीय केंद्र जिसको हम लोग O से डिनोट करते हैं, O और फोकस के बीच, फोकस के पहले फोकस यानी F1 के बीच में हो, इसके के बीच हो। तो यानी हम लोग कौन सा ऑप्शन में जाएंगे? अनंत पर नहीं, फोकस और लेंस के बीच में ये ऑप्शन रहने दीजिए। फोकस दूरी और दुगनी फोकस दूरी, ये ऑप्शन भी गलत है। यानी हम चले जाएंगे किसमें कि फोकस और लेंस के बीच में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि ये मेरा लेंस है और ये मेरा फोकस दूरी यहाँ पे है। इसके बीच में अगर वस्तु को रखें तो प्रतिबिंब क्या बनेगा? मेरा प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा और ये प्रतिबिंब क्या होगा? पीछे की ओर बनेगा। इस तरीके से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, हमको देखने को मिलता है। तो यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका डायग्राम भी आप लॉन्ग क्वेश्चन के दृष्टिकोण से देख करके जाइएगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में से किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है? निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब आपका उत्तल लेंस बना सकता है। लेंस की बात होगी तो उत्तल, लेंस की बात होगी तो उत्तल लेंस। और अगर मान लेते हैं दर्पण की बात होगी तो हमको किसके साथ जाएंगे? दर्पण की बात होगी तो अवतल के साथ जाएंगे। यानी अवतल दर्पण आपका वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है और लेंस आपका उत्तल बना सकता है। तो चलिए कांच की पट्टी हम लोग अभी नहीं, उत्तल लेंस बिल्कुल यहाँ पे देखिए, उत्तल लेंस आपका वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। ये ऑप्शन नंबर बी। अवतल लेंस
अवतल लेंस नहीं, इनमें से कोई नहीं, गलत बात है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कांच की पट्टी गलत हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर लगभग 70 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कि बोलता है कि किसी बिंब वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं। किसी बिंब यानी किसी बिंदु स्रोत से होगा, यहाँ पे किसी बिंदु स्रोत से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है। अब किरणें जिस बिंदु पर मिलेगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? तभी तो वहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। तो वक्रता केंद्र तो बोलेंगे नहीं, प्रतिबिंब बिंदु बोलेंगे, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे लेंस क्या होता है कि निकल करके लेंस अपवर्तित, यानी ये लेंस है इस तरीके से, यहाँ पे वस्तु रखे, मान ले इस तरीके से वस्तु इस तरीके से चले गया और वस्तु इस तरीके से जा करके यहाँ पे मिला, ये लोग यहाँ पे मिला ये पॉइंट पर। तो ये पॉइंट पर जो मिला तो इसको हम लोग अपवर्तन बिंदु बोलेंगे, क्योंकि प्रकाश की किरणें अपवर्तित हो चुकी है और अपवर्तन होने के बाद वहाँ पे बिंदु बना है, तो इसलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपवर्तन बिंदु बोलेंगे, यानी अपवर्तन बिंदु, या फिर हम उसको प्रतिबिंब बिंदु भी बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, फोटोग्राफी कैमरा अविदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा जो होता है कौन सा काम, मतलब कि वो कौन सा काम करता है? तो अवतल दर्पण का, तो दर्पण का काम तो यहाँ पे हम लोग लेंगे नहीं, क्योंकि दर्पण का लेंगे नहीं। देखो फोटोग्राफी कैमरा क्या करता है? पिक्चर को पर्दे पर प्राप्त करता है। पिक्चर को पर्दे पर प्राप्त कौन कर सकता है? आपको बोलेगा कि सर वास्तविक प्रतिबिंब। तो आपका वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है आपका उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस के साथ जाएंगे। अवतल लेंस तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल दर्पण के साथ जाएंगे नहीं। तो उत्तल लेंस लगा होता है कैमरा में, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग चलेंगे। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी के साथ आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है। अब देखिए ध्यान से कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस, एक दर्पण है, दर्पण का फोकस है ये, और ये एक लेंस का फोकस है। ध्यान से देखिए, ये लेंस का फोकस है और दोनों का मान ही क्या है? -15 सेंटीमीटर है। दोनों का मान -15 है। अब देखिए कि दर्पण में माइनस फोकस कब मिलता है? दर्पण में माइनस फोकस मिलता है आपको अवतल दर्पण में। किस में मिलता है? अवतल दर्पण में। और लेंस में फोकस माइनस कब मिलता है आपको? यहाँ पे आपका अवतल लेंस में मिलता है। यहीं पे कन्फ्यूजन बच्चों का होता है, यानी दोनों क्या होगा? अवतल दर्पण अवतल लेंस, अवतल दर्पण अवतल लेंस, दर्पण उत्तल लेंस अवतल, गलत बात। दोनों अवतल, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे ऑप्शन आगे पीछे हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्यों होता है ऐसा? देखिए ये आप कहीं पे नोट कर लीजिएगा, ये कहीं पे नोट कर लीजिएगा। हम इसको फिर से इरेज करके लिख देते हैं कि दर्पण है, यहाँ पे दर्पण है आपका, और ये आपका यहाँ पे लेंस है। ध्यान से देखिए, लेंस है। तो ये जो दर्पण है, दर्पण अगर मान लेते हैं अवतल है, अवतल दर्पण है, तो इसमें जो F होगा, ये F आपका नेगेटिव होगा। अगर उत्तल है तो इसका जो फोकस होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर ये यही चीज लेंस में अगर हो जाए तो अवतल का उल्टा काम करता है, ये उत्तल, ये पॉजिटिव होगा। मतलब ये समझिए एक दूसरे का ऑपोजिट। ये चार्ट आप मतलब बनाना सीख लीजिए, आपको लगभग यही चीज में दिक्कत करता है। ये इस चीज की वजह से, इस कंसेप्ट की वजह से बच्चे लगभग वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में भी तुलना करना लगभग गलत कर देते हैं। तो यहाँ पे कंपैरिजन आपको करना होगा। तो उत्तल, यहाँ पे उत्तल दर्पण क्या करता है? पॉजिटिव। तो यहाँ पे अवतल दर्पण क्या करेगा? अवतल दर्पण क्या करेगा आपका? ना होगा नेगेटिव। यहीं पे गलती होता है अक्सर। तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ अगर आपको अगर क्लियर हो गया तो बोलता है कि किसी गोलीय दर्पण की पतले गोलीय लेंस और फोकस दूरी दोनों की, मतलब गोलीय दर्पण है और लेंस है, उस दोनों की फोकस दूरी माइनस है, दोनों की फोकस दूरी माइनस है। तो देखिए माइनस लेंस में अवतल होता है और माइनस लेंस दर्पण में अवतल होता है, तो दोनों अवतल होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया आपका। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको आप नोट कर लीजिएगा, लेकिन अच्छे से नोट कर लीजिएगा।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे। अब लेंस का प्रयोग करना है शब्दकोश यानी डिक्शनरी में वर्ड्स को खोजने के लिए, देखने के लिए, पढ़ने के लिए, तो आप लेंस का उपयोग कौन सा लेंस का करेंगे, यानी जो बड़ा प्रतिबिंब बनाए। तो बड़ा प्रतिबिंब लेंस आपका कौन सा बनाएगा, बड़ा प्रतिबिंब एक ही लेंस बनाता है आपका, ये बड़ा प्रतिबिंब बनाता है आपका उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस का हम लोग प्रयोग क्या करेंगे कि बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे इसका। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, लेंस आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पे, ओहो, यहाँ पे आपका एक चीज़ और, यहाँ पे लेंस की फोकस दूरी भी दी हुई है। तो याद रखिएगा कि जिस लेंस की फोकस दूरी कम होगी, जिस लेंस की फोकस दूरी कम होगी, फोकस दूरी कम होगी, तो उसका आवर्धित गुण उसका अधिक होगा। आवर्धित मतलब बड़ा फिगर बनाने का आवर्धित गुण अधिक होगा उसका। याद रखिएगा, यही बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। यानी जिस भी लेंस की फोकस दूरी अधिक होगी, लेंस की फोकस दूरी कम होगी, जिस भी लेंस की फोकस दूरी कम होगी, उसका जो गुण होगा वो प्रतिबिंब को बड़ा बना पाएगा। तो देखिए पहली बात कि लेंस आपका उत्तल होना चाहिए। जहाँ जहाँ उत्तल लेंस है उसको रहने दीजिए, और जहाँ अवतल है उसको काट दीजिए। अवतल है काट दीजिए, अवतल है काट दीजिए। अब आप देखिए दोनों आपका लेंस आपका उत्तल बचा हुआ है। उत्तल में जिसकी फोकस दूरी कम है, किसकी फोकस दूरी कम है, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी, ऑप्शन नंबर सी। जिसकी भी फोकस दूरी कम, वो आपका उसकी आवर्धित करने की गुण ज़्यादा होगी, यानी आप उसमें शब्दकोश में बड़े बड़े अक्षर देख पाएंगे उस लेंस के इस्तेमाल से। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि प्रकाश की चाल न्यूनतम किस में होती है। तो आपको मालूम होगा कि प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, आपको मालूम है। आपको जल में प्रकाश की चाल लगभग कितना होता है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। आपको ये भी मालूम है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है, 2299 समथिंग। तो इसको 3 लाख मानते हैं लगभग, लेकिन हम इसको 299 इंटू मीटर में बता रहे हैं, तो 10⁸ मीटर पर सेकंड है। अगर हम कांच में बोले, कांच में प्रकाश की चाल जो होती है, कांच में प्रकाश की चाल लगभग 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो आप बताइए कि न्यूनतम किस में हुआ, सबसे कम किस में होगा प्रकाश की चाल। तो सबसे कम इस 4 ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो कांच में प्रकाश की चाल इस 4 ऑप्शन के हिसाब से कम होती है। यानी ये नहीं याद कर लेंगे कि प्रकाश की चाल कहीं पे भी कांच देखे तो कांच में मार देंगे। हम पहले ऑप्शन के कंपैरिजन के हिसाब से, इस चारों ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सटीक है, तो इस सटीक ऑप्शन के साथ हम लोग चलेंगे आगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि लेंस में निम्न में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, यानी इसका SI मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का सूत्र होता है P = 1/f। थोड़ी देर पहले हम लोग देख लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ध्यान से कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक होता है। देखिए याद रखिएगा, m का आवर्धन यानी आवर्धन का जो मान होता है ये मात्रक विहीन होता है। इसका मात्रक होता ही नहीं है, मात्रक विहीन है ये, इसका मात्रक ही नहीं है। क्यों होता है ऐसा बता देते हैं। देखिए आप पढ़े हैं m = v/u, ये लेंस के लिए, m = -v/u ये आपका दर्पण के लिए। अब v का जो मान होगा, चाहे मीटर में हो, मीटर में हुआ, और इसका भी मान होगा मीटर में, तो ये भी मीटर में होगा। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो मात्रक बचा कहाँ, मात्रक तो होगा ही नहीं। तो जब भी आवर्धन आएगा तो उसका मात्रक विहीन होता है। ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। विहीन का स्पेलिंग शायद दुर्गिकार होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी माध्यम के अपवर्तनांक u का मान क्या होता है। हम लोग पढ़े थे, ये स्नेल का नियम भी कहते हैं इसको, हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं इसको। और अपवर्तन के 2 नियम पढ़े थे हम लोग कि प्रकाश का अपवर्तन जो होता है, किसी माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि μ = sin I/sin r पढ़े थे हम लोग,
क्या पढ़े थे, साइन आई बटे साइन आर। ये दूसरा नियम को ही स्नेल का नियम कहा जाता है। याद रखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम। तो यानी किसी माध्यम के अपवर्तनांक की म्यू का मान होता है साइन आई बटे साइन आर। तो साइन आर है, पहले गलत हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये तो मल्टीप्लाई में है, ये तो प्लस में है, ये ऑप्शन नंबर 3 गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए बार बार पूछा जाता है, अपवर्तन हो या परावर्तन हो, नियम पूछे 2 है। क्या है, नियम 2 है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। डायोप्टर होता है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग लगभग 80 क्वेश्चन के करीब पहुंच चुके हैं कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। हीरे का अपवर्तनांक आपको बता दिए हम 2.42 होता है, 2.42 होता है हीरे का अपवर्तनांक। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ये भी बता दिए हैं। लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो लेंस आपका हो जाएगा, वो आपका लेंस हो जाएगा उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है आपका, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, यह आपको हम बता दिए। और जब भी लेंस की बात हो और फोकस दूरी की बात हो तो अवतल लेंस की क्या हो जाएगा, फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। याद रखिएगा ये बात आप कॉपी में कहीं पे नोट कर लीजिए। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो हम लोग कौन सा लेंस में जाएंगे, हम लोग उत्तल लेंस के साथ। ऑप्शन नंबर ये ऑप्शन उल्टा पुल्टा हो गया, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। बी यहाँ होना चाहिए, सी यहाँ होना चाहिए। तो बिल्कुल चलिए कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरणें मुड़ जाती है, किधर मुड़ जाती है ये बताना है। अब देखिए विरल माध्यम है, विरल माध्यम मतलब प्रकाश के जो यहाँ पे विरल माध्यम यानी वहाँ पे जो माध्यम होगा उसमें कण क्या होंगे कि थोड़े से दूर दूर होंगे सघन माध्यम के तुलना में। तो जब कण दूर दूर होंगे तो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। माध्यम विरल है और ये माध्यम सघन है। याद रखिएगा ये सघन माध्यम है, मान लेते हैं ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है। इसको हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं और ये मान लेते हैं कोई मेरा कांच की पट्टी है ये, ठीक है, ये वायु है, ये कांच की पट्टी है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे देखने पर क्या होता है कि प्रकाश की किरण यहाँ पे आई, प्रकाश की किरण यहाँ पे आई तो प्रकाश की किरण यहाँ पे अधिक स्पीड में रहेगी इसके मुकाबले में, तो यहाँ पे जो स्पीड इसका कम हो जाएगा तो ये अविलंब की ओर मुड़ जाएगी। यानी प्रकाश की किरण क्या होगा, अविलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो अविलंब की ओर झुक जाएगी, मुड़ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ये 2024-2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है आपको। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको, देखिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कि बोलता है कि चिन्हों के निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। अब धनात्मक फोकस दूरी, अब जब भी फोकस दूरी की बात हो धनात्मक है और ये बात किसकी हो रही है, फोकस दूरी धनात्मक होती है। ध्यान से देखिएगा, दर्पण में आपका फोकस दूरी धनात्मक होती है, उत्तल दर्पण। और अगर मान लेते हैं उत्तल दर्पण में फोकस दूरी क्या होता है, प्लस में होता है। याद रखिए, तो यही अगर हम लोग बात करेंगे कि तो यहाँ पे उत्तल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक और उत्तल लेंस में भी फोकस दूरी धनात्मक होती है। याद रखिएगा ये बात, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए उत्तल लेंस में भी फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो याद रखिएगा ये दोनों बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार बोल रहे हैं कि याद रखिएगा, तो आप सच में याद रखिएगा कि चिन्हों के निर्देशांक परिपाटी के अनुसार धनात्मक फोकस दूरी होती है। आप बोलेगा कि सर उत्तल लेंस बिल्कुल उत्तल लेंस में फोकस दूरी धनात्मक होती है, उत्तल दर्पण में बिल्कुल उत्तल दर्पण में भी होता है, अवतल दर्पण की नहीं। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बोलता है कि ए और बी दोनों, बिल्कुल दोनों में देखिए उत्तल दर्पण उत्तल लेंस दोनों में ही फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ आप जाइएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब लगभग क्वेश्चन समाप्ति की ओर बढ़ रहा है और 10 क्वेश्चन से भी कम क्वेश्चन बचा हुआ है आपका। तो चलिए अब देखिए कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है। देखिए ध्यान से,
अगर मान लेते हैं ये मेरा माध्यम है, ये कहाँ क्या क्वेश्चन बोला है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम। अब ये माध्यम आपका सघन है, याद रखिए ये सघन माध्यम है और ये आपका विरल माध्यम है। सघन माध्यम में जो सघन माध्यम में जो वस्तु के जो कण होते हैं या जो भी माध्यम हो उसमें कण क्या होता है आपका पास पास होता है, यानी प्रकाश की जो चाल होती है विरल माध्यम की तुलना में कम होती है। तो यहाँ पे प्रकाश अगर मान लेते हैं स्पीड इसका है, यहाँ पे जो भी स्पीड है, तो स्पीड जो भी है इसका, अब ये जो विरल माध्यम में जब प्रवेश करेगी तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा इसका स्पीड, तो इसका स्पीड बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जो कोण, अगर ये एंगल आई है और ये हम लोग यहाँ पे जो परावर्तन कोण बोले, ये अपवर्तन कोण बोलेंगे, ये आर, ये देखिएगा, देखिए बढ़ जाएगा ये आर, ये कोण का मान ये बढ़ जाएगा। यानी एंगल आर का जो मान है एंगल आई से ज़्यादा होगा, एंगल आर का मान ग्रेटर देन होगा एंगल आई से, यानी ये रिलेशन मेरा सही है। तो आर का मान आई से बड़ा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो प्रकाश का स्पीड और अधिक हो जाता है, क्योंकि विरल माध्यम में प्रकाश के जो मतलब विरल माध्यम में कण क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, तो इसको ज़्यादा स्पीड इसको मिलता है, तो रोकने वाला कम, तो ज़्यादा इधर भाग जाएगा, इधर भागने पर कोण बढ़ जाएगा, एंगल आई के मुकाबले में एंगल आर ज़्यादा होगा, तो एंगल आर ज़्यादा है एंगल आई से, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निर्देशांक परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है, सभी दूरियां वक्रता केंद्र से, गलत बात है। ध्रुव से मापी जाती है, बिल्कुल ध्रुव से मापी जाती है। फोकस से, ये भी गलत बात है, इनमें से कोई नहीं, ये तो हम जाएंगे नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरणें तिरछी आपतित होती है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगी। अब देखिए मान लेते हैं कांच की एक समांतर पट्टी है, यानी कोई कांच का पट्टी है। अब कांच का पट्टी है तो उसमें प्रकाश की किरणें जो होती है मतलब कि तिरछी आपतित होती है, तो कौन सा, अब अगर कांच की पट्टी है, मान लीजिए कांच की पट्टी है, प्रकाश की किरणें यहाँ पे आपतित हुई है, तो प्रकाश की किरण जो आपतित हुई है कांच की पट्टी में, तो वायु माध्यम से प्रकाश की किरण आई है, तो थोड़ा सा मतलब कि अविलंब की ओर ये झुक जाएगी, यानी इसका विचलन होगा। तो पहली बात तो इसका विचलन होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही लग रहा है। पूर्ण परावर्तन नहीं होता है, पूर्ण परावर्तन का मान मतलब किसी विशेष कोण के लिए होता है, यहाँ पे किसी कोण की जिक्र नहीं किया गया है, तो पूर्ण परावर्तन आपका होगा नहीं, बिल्कुल ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। और वन विक्षेपण, ये मतलब कि ये तो वन विक्षेपण यहाँ पे प्रिज्म आदि सरफेस के लिए मतलब कि ऑब्जेक्ट के लिए है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यानी आप अगर इस क्वेश्चन में देखेगा तो ये लगभग सारे ऑप्शन गलत है और ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रथम अपवर्तन के साथ घटना घटित हो रही है, तो विचलन ही हो रही है और बाकी कुछ मेंशन नहीं किया गया है, तो हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी नहीं बोल सकते उसको। तो देखिए कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है, वायु का जो अपवर्तनांक होता है, तो आपको बोलना होगा कि वायु का जो अपवर्तनांक होता है वो अपवर्तनांक का मान। अब वायु में प्रकाश की चाल अधिक होती है, वायु में आप बोलिएगा कि वायु में प्रकाश की चाल अधिक इसमें वायु में प्रकाश की चाल अधिक होगी, किसके मुकाबले में, नहीं, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होगी, तो निर्वात की अपेक्षा इसका जो मतलब कि चाल कम होगा तो इसका अपवर्तनांक अधिक होगा। तो वायु का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है वास्तव में होता है, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक वायु का जो होता है ये एक से कम नहीं, एक से अधिक होता है, बिल्कुल वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक एक से अधिक होता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग चलेंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं। अब प्रकाश की किरण को जो मोड़ने की जो क्षमता है वही तो मेरा मतलब कि लेंस की क्षमता है, बिल्कुल लेंस की क्षमता को ही हम लोग मतलब कि वो लेंस की संवहन क्षमता, ये ऑप्शन नंबर सी देखिए यहाँ पे, ये ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में आपको ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में आपको दिक्कत होगा। लेंस की क्षमता का व्युत्क्रम गलत बात है, सॉरी, ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा
कि प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता, अब प्रकाश की किरण को कौन मोड़ता है? आपको लेंस की क्षमता मोड़ता है। लेंस की क्षमता प्रकाश को मोड़ने की, ये बात नहीं है। लेंस की क्षमता का व्युत्क्रम, ये भी बात गलत है। ये लेंस की संवहन क्षमता, बिल्कुल लेंस की संवहन क्षमता क्या करता है? प्रकाश को मोड़ता है। अब हम लोग ये नेत्र में अच्छे से जब मानव नेत्र और रंग बिरंगे संसार करेंगे तो उस हिसाब से हम लोग ऑप्शन नंबर सी को हम लोग चल जाएंगे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी का जिक्र हम लोग मानव नेत्र और रंग बिरंगे संसार में भी करेंगे। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि वायु में अभिसारी लेंस होता है। वायु में अभिसारी लेंस होता है। देखिए अभिसारी लेंस कांच का अवतल लेंस, कांच का अवतल लेंस क्या होगा? अभिसारी लेंस होगा थोड़ी। अभिसारी लेंस का मतलब है कि जो यहाँ पे देखिए अभिसारी लेंस का बात हो रहा है। यहाँ पे अभिसारी लेंस कौन है? अभिसारी लेंस आपका, अभिसारी लेंस कौन है? अभिसारी लेंस आपका उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। तो यहाँ पे बोलता है कांच का अवतल लेंस, नहीं कांच का अवतल लेंस नहीं जाएंगे। कांच का उत्तल लेंस बिल्कुल ऑप्शन नंबर सही। कांच का समतल लेंस गलत। इनमें से कोई भी गलत। तो ऑप्शन नंबर ये सी, ये उल्टा पुल्टा हो गया, ए सी डी हो गया है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग चलेंगे। ये बहुत गलत हो गया वहाँ पे। निम्नलिखित में से किसका अपूर्णांक सबसे कम होता है? अब निम्नलिखित में से किसका अपूर्णांक सबसे कम होता है आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे लिख देते हैं हम अच्छे से। तो देखिए ध्यान से कि पानी का अपूर्णांक तो होता है 1.33 लगभग, और आपको मालूम है कि तारपीन का जो अपूर्णांक होगा 1.47 होगा। ये आप लिख लीजिएगा, एमसीक्यूज के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेंजीन का जो अपूर्णांक होगा, ये बेंजीन का जो अपूर्णांक है आपका 1.50 लगभग होता है। और केरोसिन का जो अपूर्णांक है ये आपका 1.44 होता है, लगभग 1.44 होता है। तो ये यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से किसका अपूर्णांक सबसे कम है? तो पानी का अपूर्णांक सबसे कम है, और जिसका अपूर्णांक सबसे यहाँ पे कम है उसी में प्रकाश की चाल अधिक होगी। तो प्रकाश की चाल ज़्यादा तीव्र गति से किस में संचलन कर पाएगा? तो पानी में। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लेंस की फोकस दूरी f एवं क्षमता p क्या होता है? तो जानते हैं आप p बराबर होता है 1/f। P बराबर होता है 1/f। तो F बराबर क्या हो जाएगा आपका? 1/p हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि P बराबर 1/f कौन सा? ये प्लस P, F प्लस P बराबर 0.5 नहीं। P देखिए P, यहाँ पे देखिए P और F को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो P और F को जब यहाँ पे P और F को जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा कि ये 1/f होता है और ये f रहेगा ही, तो ये 1 होगा। तो जब p और f मल्टीप्लाई होगा तो 1 होगा। p और f का मल्टीप्लिकेशन होकर के 1 हो सकता है। ये ऑप्शन तो होता तो चलता, यहाँ पे ये है नहीं। p और f का मल्टीप्लिकेशन होकर के ये बिल्कुल ये ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप देखिए ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से आवर्धन शीशा यानी मैग्नीफाइंग ग्लास जो है कौन है? अब मैग्नीफाइंग ग्लास का काम क्या होता है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो क्या बड़ा बनाना। तो बड़ा प्रतिबिंब कौन बनाता है? आपका उत्तल लेंस बनाता है। आपका बड़ा प्रतिबिंब उत्तल लेंस बनाता है। बिल्कुल लेंस में उत्तल लेंस की बात होगी, लेंस में उत्तल लेंस, और दर्पण में अवतल दर्पण, दर्पण में अवतल दर्पण की बात जिक्र होगा। जहाँ जिक्र दर्पण में हो जाए तो अवतल, लेंस में हो जाए तो उत्तल। तो अवतल दर्पण, बिल्कुल अवतल दर्पण सही है। अवतल लेंस गलत बात है। उत्तल लेंस बिल्कुल गलत सही बात है। सी और डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे देखिए ध्यान से, मतलब कि आवर्धक शीशा यानी मैग्नीफाइंग ग्लास कौन होता है? तो ये तो दर्पण में होगा नहीं, कि ग्लास का बात बोला है मैग्नीफाइंग, तो ये ग्लास का बात बोला है यहाँ पे। तो ये मतलब कि हम लोग इसके साथ जाएंगे नहीं, यहाँ पे दर्पण के साथ जाएंगे नहीं, यहाँ पे अपवर्तन की घटना होगी इसमें, तो लेंस के साथ जाएंगे। उत्तल लेंस मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आखिरी क्वेश्चन पर हम लोग चल गए हैं। ये आखिरी क्वेश्चन आपका मतलब कि होने के बाद अब लगभग ये कंप्लीट होने जा रहा है। यानी आज हम लोग लगभग 100 MCQs के करीब
कंप्लीट 100 एमसीक्यूज से अधिक कर चुके हैं। बारी बारी से सारे पीवाईक्यूज को हम लोग डिटेल में इस तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए क्या होता है कि कौन सा लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। लेंस की बात हो रही है, ये लेंस एकमात्र लेंस है आपका उत्तल लेंस। उत्तल लेंस जब भी होगा तो ये वास्तविक भी बनाता है और काल्पनिक भी बनाता है। उत्तल लेंस वास्तविक भी प्रतिबिंब बनाता है और आपका काल्पनिक भी प्रतिबिंब बनाता है। तो ये आपका काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनाता है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ हम लोग लगभग ये पहला सीरीज डे 1 क्या हो गया, ये आज हम लोग डे 1 कंप्लीट हो गया हम लोग का। इस डे 1 में हम लोग क्या कर लिए, आज प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग का जो नेक्स्ट डे है उसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रकाश के मतलब कि मानव नेत्र और रंग बिरंगे संसार, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा, उस दोनों चैप्टर को एक साथ हम लोग कंप्लीट करेंगे डे 2 में। और इसी तरीके से आप हम लोग के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूले। मैं तो अर्ज किया है कि किसी तूफान आंधी से हम नहीं डरते, कि किसी तूफान आंधी से हम नहीं डरते, हवा के शर्त पर सफ़र तय हम नहीं करते। कि किसी तूफान और आंधी से हम नहीं डरते, हवा की शर्त पर सफ़र तय हम नहीं करते। सुनो ए आसमां वाले, हमें खुद पर भरोसा है। कि सुनो ए आसमां वाले, हमें खुद पर भरोसा है। लगा कर पंख औरों का उड़ाने हम नहीं भरते, लगा कर पंख औरों का उड़ाने हम नहीं भरते। मिलते हैं एक नए वीडियो में फिर से नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।